मोहतरम डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को कौन नहीं जानता है। इनका तारफ करवाना तो मुझे नचीज को वैसे ही गलत लगेगा कि इतनी प्यारी शख्सियत को मैं क्या खराज तहसीन पेश करूं। मेरी तमन्ना रहती है कि डॉक्टर साहब से मुख्तलिफ कौमी इंटरनेशनल इशूज इस तरह की सारी बातें उनसे मैं डिस्कस करता रहूं। तो डॉक्टर साहब इन दिनों हमारी इंटरनेशनल और पाकिस्तान में भी आप समझें पूरी जगह जहां भी जाता हूं देखता हूं हर चैनल पे इसराइल और फलस्तीन का तनाज़ा छाया हुआ है। आप जी इंटरनेशनल बिल्कुल जी। ज्यादा माशाल्लाह आपको कुदरत ने मौके दिए हैं। यूरोप में आप जाते हैं घूमते हैं। अभी आप हाल ही में इंग्लैंड से होके आए हैं। मैं इंशाल्लाह इस पे भी आऊंगा वो आपका सफर कैसा था, क्योंकि जहां भी आप जाते हैं रोशनी फैला के आते हैं। मैं आपके खिलाफ सुनना चाहता हूँ इस इशू पे। बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल रेहान साहब, मुझे दोबारा मौका देने का, आपसे बात करने का। जब भी आपसे बात होती है तो बहुत मुझे भी तस्कीन होती है कि एक इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा जो है वो बड़ा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो आपने सवाल किया कि ये फ़लस्तीन का इशू क्या है। बात ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ़लस्तीन का इशू शुरू हो गया था जब खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े किए गए। तो उन टुकड़ों में से फिर जो मैंडेट मिला मिडल ईस्ट में, एक बरतानिया को मिला, यानी फ़लस्तीन पर, इराक पर और उर्दन पर। ये उस ज़माने में खिलाफत उस्मानिया के प्रोविंस थे ये सारे। और फ्रांस को मिला सीरिया पे और लेबनान पे। तो उसी जंग के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, दो किस्म के वादे किए गए। एक जो बेल्फोर डिक्लेरेशन है 1917 का मेरे ख्याल से, जी जी। जहाँ पे वो लॉर्ड बेल्फोर जो इंग्लिश लॉर्ड थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। जी जी, उन्होंने जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट के थियोडर हेrzl है और इन लोगों को वादा किया कि एक होमलैंड बनाया जाएगा ये फ़लस्तीन में। लेकिन ये एक होमलैंड ही होगा, स्टेट का पूरा उसमें जिक्र नहीं था। ठीक है। और उधर से अरबों को 1916 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने, अगर आपने वो फिल्म देखी है, बड़ी मशहूर फिल्म है जी, बॉलीवुड फिल्म की, के अलावा मैंने हॉलीवुड पढ़ा है की। उसके बारे में। मैं तो उसको अपना हीरो मानता हूँ। खैर ये आपका अपना मौक़िफ़ है। उसने अरबों को वो क्या कहते हैं, कहा कि आप बगावत कर दें तुर्कों के ख़िलाफ़। इस्लाम जो है वो अरबों का मज़हब था, रसूलुल्लाह अरब थे। और ये सारा कुछ तो अरबों को रूलर होना चाहिए। तो अगर आप हमारी मदद करेंगे तुर्कों के ख़िलाफ़, तो उसके बाद हम आपको बना देंगे बादशाह इसका, सारे अरेबिया का। ये वादा किया गया शरीफ हुसैन ऑफ मक्का को। जी। तो दो वादे हुए थे कि ये वादा किया गया था शरीफ हुसैन ऑफ, जो हिजाज में रहते थे मक्का में, शरीफ मक्का। और कि ये आपको बनाएंगे हम किंग। लेकिन वहाँ पे जो हैं वो वहाबियों की हुकूमत कायम हो गई और इनको वहाँ से भागना पड़ा। और इनके एक बेटे को, अब्दुल्ला को, उर्दन का बादशाह बना दिया गया। फैसल को इराक का बादशाह बना दिया गया। और इस तरह अ, बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद वहाँ पे इज़राइल भी एक इंडिपेंडेंट मुल्क बना। अब जब ये इज़राइल की, जब ये यहूदियों का वापस आना इस इलाके में शुरू हुआ, तो शुरू में उन्होंने आके यहाँ पे ज़मीन भी ख़रीदी और अग्रीमेंट से ही होता रहा। लेकिन बाद में जैसे जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर की खबरें आई कि उन्होंने इतने यहूदी मार दिए हैं, तो फिर एकदम जो है इमिग्रेशन ऐसे रेफ्यूजीज़ की मिडल ईस्ट यहाँ पे फ़लस्तीन में की गई। और वहाँ पे ज़ायनिस्ट मूवमेंट के दो विंग थे। एक वो जो चाहते थे कि अरबों के साथ मिल के दोस्ती करके हम भी एक मुल्क बना लें। और उन्हीं में एक विंग था जो इसके ख़िलाफ़ था। वो बेसिकली फ़ाशिस्ट ज़हन के मालिक थे कि नहीं, ये इलाका हमको लड़के तो अपने लिए रखना पड़ेगा, यहाँ से अरबों को भगाना पड़ेगा। अरबों के अंदर
इस किस्म की जो चेंज आ रही थी उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुई, और ये रेजिस्टेंस होती रही, अटैक होते रहे, और आखिर में यूनाइटेड नेशंस ने 7 नवंबर 1947 को एक पार्टीशन प्लान अनाउंस की, जिसके मुताबिक दो मुल्क बनने थे। एक इज़राइल जो यहूदियों के लिए था, और उसको 52%, कोई कहते हैं 56% ज़मीन दी गई, और बाकी जो थी वो अरबों को दी गई। और जो था जेरूसलम, जिस पे मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदियों के क्लेम थे कि ये उनका बड़ा मुकद्दस शहर है, उसको एक इंटरनेशनल शहर की पोजीशन देने का फैसला हुआ। इसके जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये किया था, वो थे काउंट बर्नाडोट, जो स्वीडिश किंग के कज़न थे। इसके अंदर फिर मैं देखता हूँ, आप देखें कि अरबों में भी इसके खिलाफ हुआ, और इजराइलियों ने भी, जो राइट विंग था, उन्होंने इसको अपोज किया, और वहाँ पे बर्नाडोट को कत्ल कर दिया गया। ये जो है इजराइली इन्होंने ही किया, और कोई 300 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे शायद किंग डेविड होटल में, उनको बम बना के इन्होंने मार दिया ताकि अंग्रेज वहां से भाग जाएं। तो मज़े की बात यह है, या नोट करने की बात यह है, कि दो प्राइम मिनिस्टर जो बाद में बने इसराइल के, वो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में आज भी टेररिस्ट कहलाते हैं, जिस्टाक शमीर और मेनाहेम बेगिन। लेकिन इसराइल की बैकिंग जो है वो अमेरिका से, वहाँ के यहूदियों ने, और ये जो एक है इवेंजलिकल क्रिश्चियंस, ये वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि जीसस ने दोबारा ज़मीन पे जब आना है तो सारे यहूदियों को फ़लस्तीन में होना चाहिए, और जब दूसरी दफ़ा जीसस व्हेन ही कम्स, तो अगर ये यहूदी उनको नहीं मानेंगे तो फिर इन सबको कत्ल किया जा सकता है। ये है इवेंजलिकल क्रिश्चियंस, जिनकी बहुत वो अमेरिका के अंदर 70 मिलियन है, जिनका वोट लिए बगैर कोई प्रेसिडेंट जीत नहीं सकता। तो फिर इसराइल की सपोर्ट उधर से शुरू हो गई, अरबों की सपोर्ट सोवियत यूनियन ने करनी शुरू कर दी। कोल्ड वॉर के दौरान यही होता रहा, और बाद में फिर कई जंगें हुई। 48 में जो जंग हुई वो अरब हार गए, और अ, जो जो स्कीम थी उसमें से बहुत ज़्यादा, और जो हिस्सा था रकबा, वो इसराइल का हिस्सा बन गया, लेकिन ईस्ट जेरूसलम जो है वो जॉर्डन के पास ही रहा। ये 67 की जंग जब इसराइल ने की अरबों पे, तो ये तब हार गए। 73 में अरबों ने इन पे जंग की, और वो शुरू में तो वो कामयाब जा रहे थे, लेकिन फिर अमेरिकन सपोर्ट ने इसराइल को जता दिया। तो ये है बैकग्राउंड। उसके बाद गाज़ा और ये जो है वेस्ट बैंक के अंदर दो मुख्तलिफ लोकेशंस पे अभी भी फ़लस्तीनी अरब जो हैं वो रहते हैं। और गाज़ा को फिर बाद में महल 2005 या 6 में एरियल शेरोन ने वहाँ से जो 8,000 सात ये आठ सेटलर्स थे, दो हजार हाँ, पांच में। जी जी, हाँ जी, सेटलर्स को वहाँ से रिमूव कर दिया और गाज़ा छोड़ दिया अरबों के पास। वहाँ पे जो इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में हमास जीत गई, और पीएलओ जो थी वो हार गई, क्योंकि पीएलओ पे इल्ज़ाम था कि उनके मिनिस्टर्स बहुत करप्ट हैं। तो लेकिन एक और खबर लेकिन के सर मुताबिक, प्रेसिडेंट तो उन्हीं का जीता था 63% वोट लेके, महमूद अब्बास, किसका, पीएलओ का। से 53 में भी, नहीं नहीं नहीं, 63% वोट लेके 2005 में जब हमास जीती है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो पीएलओ का जीता था, महमूद अब्बास। ये हो सकता है, मुझे अब वो डिटेल याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो हुकूमत बनी और जो वो हमास के पास ही रही। और इसमें भी मटेरियल मैंने बहुत चेक किया है, इजरायली इंटेलिजेंस ने हमास को बहुत मदद की वहाँ पे, ताकि उनका जो है वो असर टूटे अ, पीएलओ।
हाँ, उनका प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा अपील किया जाए, इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें इज़राइल का ख़ात्मा जो है वो उसका एक शिक है। और पीएलओ जो है, महमूद अब्बास, ये तो मान गए हुए थे कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन के ज़रिए ना इज़राइल भी हो सकता है और एक फ़लस्तीनी स्टेट भी बनेगी। लेकिन इज़राइल के जो है ना स्कॉलर्स, वो ये बता रहे हैं कि ये इज़राइली जो हुकूमतें हैं उन्होंने एग्री तो कर लिया था टू स्टेट सॉल्यूशन पे, बट दे वर नेवर सीरियस अबाउट इट। और उन्होंने यहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर भी अब, जहाँ पे कोई 3 मिलियन ये रहते हैं फ़लस्तीनी, वहाँ पे अब 400,000 4 लाख सेटलर्स आ चुके हैं, जी। ये इज़राइली। तो इस किस्म की सिचुएशन है। हमास की सपोर्ट ज़्यादातर तो ईरान और हिज़्बुल्लाह की तरफ से हुई। अ, और 2001 में मुझे याद है, आई एम वेरी डिस्टिंक्ट, कि जो सऊदी अरेबिया के किंग थे उस ज़माने में, उन्होंने कहा कि अगर इज़राइल एक फ़लस्तीनी स्टेट भी बनने दे, तो हम इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये शर्म शेख में यही इस तय प हुआ था। हाँ, अब ये मुझे जगह का नहीं पता, लेकिन इसके बाद जो प्रेज़िडेंट थे इज़राइल के, ही उन्होंने ऐलान किया, मैं तो खुद रियाद जाके तो मिलना चाहता हूँ इस अपना सऊदी किंग को। लेकिन फिर सऊदी जो इज़राइली हुकूमतें हैं, उन्होंने उन्हें इजाज़त नहीं दी। और इससे पहले आप ये भी देखें कि जब वो हुआ था ओस्लो अकॉर्ड, और उसके बाद तो जो यिtzhak राबीन जो प्राइम मिनिस्टर थे इज़राइल के, जो 67 की जंग के हीरो गिने जाते हैं, उनका और अ, यासर अराफात की जो एग्रीमेंट हुई थी कि ये दो स्टेट्स की तरफ मूव करेंगे किसी तरीके से, तो राइट विंग इजरायलियों ने कत्ल कर दिया यास्टिक राबीन को। जी। तो इधर अगर हमास थी, तो इधर राइट विंग इजरायली भी हैं, जो कोई नहीं चाहते कि एक ऐसा फैसला भी हो जिसमें अरबों का भी एक स्टेट बन जाए और एक यहूदियों की या इजरायलियों की स्टेट हो। दे वांट दिस होल रीजन फॉर देमसेल्व्स। अब उसमें मेरी मौकफ ये है कि यार चलो, अगर दो स्टेट्स नहीं बन सकती, तो एक स्टेट बना लें आप। और वो एक सेकुलर फिर स्टेट होनी चाहिए जिसमें अरबों के और यहूदियों के इक्वल राइट्स हों। सो दैट्स द वे आई लुक एट इट। डॉक्टर साहब, एक जिस तरह आपने मुआहदा ओस्लो का जिक्र किया जो 1993 में हुआ था, इससे पहले जी। 1979 में वो कैंप डेविड मुआहदा हुआ था, जिस हाँ, जो और उस दफ़ा इजिप्ट का उन्होंने, अनवर सदात, जी, जिसकी बर्दाश्त में कत्ल हो गया बाद में। बिल्कुल ये बात सही है। अच्छा, ये आपने भी बता दिया, उधर से प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट को रजाक कत्ल राबन कर दिया इसराइली गया, जहाँ गया, और उधर से। और इधर से यस्टिक राबीन को कत्ल कर दिया जी गया। हाँ, जी दैट्स हाँ, करेक्ट। जी। जी, जी। तो डॉक्टर तो साहब ये। इधर ये बात ये है कि ये जो इशू है, ये एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में जब से आया है, तो तब से ये टेंशन बहुत बढ़ चुकी हुई है। ये मसला है। देखें, यासर अरफात और महमूद अब्बास जो असल क़यादत थी फ़लस्तीन की, ये अपनी तहरीक को उन्होंने कभी ये नहीं दावा किया कि ये कोई इस्लामी मूवमेंट है, बल्कि वो कहते थे हाँ, हाँ। ये तो मुस्लिम तहरीक भी नहीं है, ये तो क्रिश्चियन भी हमारे साथ शामिल हैं, अरबों की या जी, जी। फ़लस्तीनियों की नेशनल मूवमेंट है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे तो ही है। और अब वो जब ये भी कहते थे, जी, जी, कि इसके अंदर यहूदी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम सारे लोग जो है ना वो इक्वल रहेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन ये असल खराबी तो पड़ी जब मजहब इस्लाम की आमेजिश कर दी शेख अहमद यासीन ने, जब 87 में ये हमास तख्लीक की, उन्हीं के अखवानुल मुस्लिमून के पैटर्न पे उनकी, क्योंकि वो उनके ज़रिए असर वहीं पढ़ के आया था। तो जो कुछ हुआ, तो उसके बाद अब देखिए मजहब का किस कदर नफूज बढ़ा है। इस पे आप जरा, मैं चाहूंगा नहीं, कि। ये देखें, अगर आप फेयर तरीके से देखें, तो हमेशा इज़रायली सियासत में लेबर पार्टी का एक विंग डेमोक्रेटिक, और वो दोस्ती, यानी अमन से रहने का प्रोग्राम बनाते थे। लेकिन उनमें एक फाशिस्ट विंग भी हमेशा रहा है, जिन्होंने, जिस तरह यासीन उधर है, तो इधर एरियल शेरोन और ये नेतन्याहू, ये उसी विंग के लोग हैं। आई लेकिन डोंट सी एनी डिफरेंस। लेकिन सर एरियल। मज़हब अगर उधर मज़हब है, जी। तो इधर अपना
ज़ायनिज़्म को एक रेसिस्ट तरीके से भी तो वो समझते हैं ना, कि ये सिर्फ़ मुल्क यहूदियों के लिए होगा। ये एक ऐसी मुसीबत तो है, दोनों तरफ से। लेकिन एरियल शरून वो शख्स है जिसने अपनी पार्टी की मुखालफत के बावजूद यही इलाका जिसमें गजा में आज क़यामत बरपा है, ये फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया था और उसी की आज जी, कीमत जी। क्या नहीं भुगत रहे? क्या वो जो इंतहाब थे वो सच्चे नहीं साबित हो गए कि इनको दे के अमन के लिए दिया था? देखिए बदले में लेना और देना होता है। उनको इलाका दिया कि तुम बदले में हमें अमन दोगे। अब उन्होंने जो कुछ 7 अक्टूबर को किया है, आप ज़रा उसको जस्टिफ़ाई करें डॉक्टर साहब। नहीं, जस्टिफ़ाई तो मैं कभी नहीं करूँगा, वो एक टेररिस्ट एक्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन बात ये है कि हमास को इतना पावरफुल बनाने के अंदर इज़राइली इंटेलिजेंस का बहुत रोल रहा है। ये आप इससे आप इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र देखें रखें, और अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक्स भेज दूँगा लीडिंग इज़राइलीज़ के जो एडमिट करते हैं इस बात को। डॉक्टर साहब वो ऐसे ही है, देखिए ना तालिबानों को हमने खुद आशीर्वाद दी और सब कुछ हाँ, किया, आज वो हमारे गले पड़े हुए हैं। ये तो बिल्कुल, ये आपने मिसाल दे के पूरा मेरा मसला हल कर दिया। मैं तो ये इसकी ऐसे ही मिसाल होता है। ऐसी भिंडरांवाला की भी देता हूँ कि ज्ञानी ज़ैल सिंह के तहत बिल्कुल। इंदिरा जी ने उसको सपोर्ट किया, बाद में वो उन्हीं को पड़ गया। और इसी तरह ये जो है उसामा बिन लादेन को अमेरिकन्स ने तैयार किया और इसने 9/11 कर दिया। तो वो अगर आप एक एक वो क्या कहते हैं, इफ यू प्ले विथ फायर यू आर लाइकली टू गेट बर्न्ड, ये हुआ है। बात ये है कि ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा जूस की क़यादत ने कि कल को इस हद तक ये मामला पहुँच जाएगा। जी, अब जी। देखिए मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, मीडिया का रोल पाकिस्तान में मैं बैठा हूँ, इतना घिनौना देखता हूँ, इतना 7 के शाम को मैंने टीवी देख रहा था। डॉक्टर साहब मैं हैरान रह गया कि हमारे जितने चैनल हैं, ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे इस्राइल ने कुछ ज़ुल्म कर दिया है। यानी वो बात ही गोल कर गए कि योम कपूर भी था और सबत सबत यानी हफ्ते का दिन भी था जिसमें जूस काम नहीं करते और उन पे जिस तरह का हमला हुआ, जितने रॉकेट 5,000 फेंके या 1400 लोग उनके मरे, हमारा मीडिया हर चीज गोल कर गया। तो ऐसे लगता नहीं, है जैसे हमारे हमारा मीडिया तो बिल्कुल उसकी तो आप और मैं बहुत पुराना जानते हैं कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनकी कोई तहकीक नहीं होती, इनकी कोई न्यूट्रैलिटी नहीं होती। ये तो हमेशा डिस्टॉर्ट करके बातें करते हैं, तो मुझे आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आप तो वहाँ थे, तो मुझसे बेहतर ही जानते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज मुझे और बड़ी हैरत कर देती है, यानी जी, बार-बार बच्चों का दिखाया जाता है ऐसे कि जैसे इसराइली चुन-चुन के बच्चों को मार रहे हैं। मुझे देखिए आपके या मैं हम तो चिड़िया को मरना नहीं देख सकते, किसी को दुःख पहुँचे। ये जी। जो मैंने स्टडी की, मैं आपका जानना चाहता हूँ कि ये बच्चों का एक ड्रामेबाज़ी भी इसमें शामिल है, इसके एक्टिंग करके दिखाई जाती है। ये कोई प्लान नहीं होता कि बच्चे को कौन है, क्या मोदी कहेगा कि कश्मीर में किसी का बच्चा मरे? कोई भी स्टेट ये नहीं चाहती कि बेगुनाह मरे, जो दहशतगर्द जिहादी होते हैं, ये तो उनका कर्तव्य है, उनकी अप्रोच है। आप इसके बारे में अब मुझे कुछ देखें, बताएँ। ये आपकी बात की तस्दीक इससे होती है कि यहाँ पे वो जो पेशावर में स्कूल था, इन्होंने जाके बच्चों को नहीं मारा इन्हीं जिहादियों ने। तो ये तो हर किस्म की हरकत करते हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जो बम्बार्डमेंट हो रही है इसके अंदर बहुत बच्चे मारे गए हैं। स्वीडिश टीवी मैं देखता हूँ हर शाम को, और गाज़ा के अंदर जो बुरा हाल है लोगों का वो सबको नज़र आता है। लेकिन तो इज़राइल भी इसका अब वो चाहते हैं कि इसकी पूरी हमास का जो है ना निस्तो नाबूद कर दें, उनका निशान ना रहे। तो उसके अंदर अगर बच्चे भी मारे जाते हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, तो दे आर विलिंग टू डू इट। तो प्रेज़िडेंट मैं बाइडेन दोनों तरफ एक गैर इंसानी हरकत को कंडेम करता हूँ। जब भी डॉक्टर साहब इस तरह का मामला होता है तो हम हमेशा देखते हैं कि एक होता है एक्शन किसने किया, रिएक्शन किसने दिखाया। अब देखिए ना जिस ठीक है। तरह लाहौर में हमने हिंदुओं को मारा, हमारे लोगों ने बिस्मिल्लाह इधर से हुई थी। मैं कहना चाहता हूं कि मुड को पहले पकड़ा जाए कि 7 अक्टूबर को क्या जुल्म हुआ था 6 को, जिसके बदले में 7 का ये जुल्म हुआ है। 6 आइए को, आपको 5 को, 4 को, 3 को, 2 को कोई बताया जाए, किसी ने इश्तियाल दिलाया हो। नहीं, ये तो 2 साल से तैयारी कर रहे थे इस अटैक की। तो इसमें तो कोई है कि ये तो पहले से तैयार थे कि हमने करना है। ये हमास वाले हैं, और मुझे समझ यही आ रही है, और जो मैंने हमेशा कहा है कि
हमास की सपोर्ट ईरान और हिजबुल्लाह इनको बैकअप करते रहते हैं। अब जब जंग शुरू हो गई है और पूरी जंग चल रही है, तो ये बिल्कुल अपनी तरफ बैठे हुए हैं। लिहाजा ये सारी मिडल ईस्ट के अंदर ईरान का एक बहुत रोल है डिस्टेबलाइजिंग, ये भी आप फैक्टर रखें, क्योंकि इसराइल की और अरबों का कुछ वो हो रहा था समझौता सा, जी हाँ। तो इन्होंने इनके ज़रिए ये करवा दिया है, ये भी है, ये एक और फैक्टर है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और, जंग बंदी का जो बार बार कहा जा रहा है, जो इन्होंने जी। किडनैप किए हुए हैं 241 लोग या जितने 250 या जितने, अब एक तरफ आपने उनके बेगुनाह लोग किसी के किडनैप किए हुए हों और उनको छोड़ने के लिए तैयार भी ना हो, और साथ बम्पिंग भी कर रहे हो, साथ रॉकेट भी बरसा रहे हो, इसमें किस तरह हमदर्दी भी दी जाए? जो किडनैप किए उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? अ, ये अब बड़ी दुख की बात है कि वो समझते हैं कि इसराइल को रोकने का तरीका यही है कि इन लोगों को किडनैप करके तो एक इस्तेमाल किया जाए। इसको ये माफिया टैक्टिक्स है ना, ये पुरानी सोच है जो पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने और इन लोगों ने भी तो यही कहा था ना कि पार्टीशन होगी तो अगर मुसलमानों को वहां तंग करेंगे तो हम यहाँ हिंदुओं को करेंगे। ये मैंने जिन्ना वाली किताब में लिखा है। ये मुसलमानों का ज़हन अजीब चलता है इस तरह। ये तो गैर इंसानी सोच है, यानी करे कोई भरे कोई, गुनाह गलती हाँ, वही किसी वही और की वही हो। वही वही वही। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी बात सही है। 6 को 5 को 4 को क्या हुआ था? कुछ भी नहीं था हुआ। लेकिन एक और भी है कि वो देख रहे थे कि ये जो अब इब्राहिमिक एग्रीमेंट हो रही है, इसमें हमारा ये जो है टू स्टेट सॉल्यूशन या कुछ फ़लस्तीनियों के लिए कोई बात नहीं थी हो रही। हालाँकि सऊदी अरेबिया, आई रिमेंबर, ने बार-बार कहा था कि इसी पूरे एग्रीमेंट में हमको फ़लस्तीनियों के मुतल्लिक भी बात करनी चाहिए। लेकिन नेतन्याहू वाज़ नॉट विलिंग टू डू दैट। ये भी बात सही है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बताएं, ये जो इंडिया में G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके तहत जी, जो रेलवे ट्रैक बनने का प्रोग्राम बन चुका था कि जो यूएई से होते हुए रियाद जाएगा, वहां से इसराइल जॉर्डन से गुजर के हीफा में जाएगी, हीफा की बंदरगाह आपको पता है, बड़ी तरक्की याफ्ता अच्छी बंदरगाह, वहां से यूरोप करीब तर पड़ जाता है। तो ये एक प्लान जी, था जी। बहुत जबरदस्त। क्या ये उसको भी फेल करने का, ये चाइना की दुम पे भी तो पांव आया हुआ था? ये भी बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि ये इस किस्म की बैकग्राउंड भी इसकी हो, और मैंने इसका ज़िक्र भी किया है कि उसको सैबोटाज करने के लिए किया गया। लेकिन इसमें इज़राइली हुकूमत की जो पॉलिसी है ना कि यहाँ पे फ़लस्तीनियों को हमने एक अलग मुल्क नहीं देना, ना उनको इक्वल सिटीज़न बनाना है, ये हमेशा के लिए एक मुसीबत होगी और कोई ना कोई एक्सट्रीमिस्ट हरकत भी होगी। लिहाज़ा मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज़ जो इज़राइल की हर पॉलिसी को मुनासिब समझते हैं। मैं समझता हूँ ये हो नहीं सकता। वो मुझे हबीब जालिब का शेर याद आ रहा है कि ज़ुल्म भी हो और अमन रहे, जी क्या मुमकिन है तुम ही कहो। जी, वो तो ठीक है, ये लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब एक फलस्तीनी मेरा दोस्त था, मैंने उसको कहा कि तुम यूनाइटेड एक स्टेट बनाओ, सेकुलर स्टेट, ये दो नेशन वाला जी, तस्वर तबाहकुन है। तो कहता है आपने क्यों बनाई है ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया? मैंने कहा हम रो रहे हैं बना के, तो हाँ, हाँ, बेहतर वो था। ठीक है। मैं तो मैंने आ मैंने तो ये बात जी, जी। आपने खूब बात की है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि भई अगर इज़राइल को ये डर है कि एक फ़लस्तीनी स्टेट उनके लिए प्रॉब्लम होगी, तो फिर या ये लोगों को यहाँ से भगा दें, जो अब मुमकिन नहीं है, या इनको मार दें, वो भी मुमकिन नहीं है, या इनको हमेशा के लिए एक वो अंडर ऑक्यूपेशन रखें, वो कब तक मुमकिन है? देखें ना, साउथ अफ्रीका के अंदर भी ये अपार्थाइड सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो वही हाल है जो आप और मैं समझते हैं कि एक सेकुलर स्टेट हो जिसमें जो भी वहाँ रहता है उसके इक्वल राइट्स हों। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें एक रुकावट है, जी। ये अरबी लोग बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, यहूदी और थोड़े बच्चे होने ने तो बहुत जल्दी मेजॉरिटी लेके तो उनको तो तहस नहस का आईन ही बदल डालना ये है। ये मज़ाक के अलावा सच्ची बात है। तो जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक छोटा-सा उनको यार मुल्क दे दो। नहीं डॉक्टर साहब एक मेरी उस तजवीज सुने, मैं इस पे आप क्या फरमाते हैं? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि 48 से लेके अमेरिका ने जितनी इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा खर्चा है इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, और फिर उसके मुखालफ कंट्रीज को भी पैसा इतना दिया है कि ताकि वो भी राज जाएं और ना करें,
यही पैसा क्यों ना फलस्तीनियों को दिया जाता और कहा जाता लो बेटा ये पैसे ले लो, जहां मर्जी जमीन खरीद लो, इजिप्ट में खरीद लो, जॉर्डन भी, अरब अरब भी है, मुसलमान भी है, वहां जमीन खरीद लो, इस जमीन को छोड़ दो, ये भी कनेडा में भी खरीद सकते हो। काश इतना ज्यादा काश पैसा डॉक्टर साहब, इतना पैसा ये तो इनको दिया जाता। फलस्तीनी तो अब तक फलस्तीनी लुटियां डालते हुए चले जाते और जमीनें खरीदते, कोठियां बनाते, बिल्डिंगें बनाते। अगर इतनी अकल अमेरिकन को होती और ये बाकियों को होती तो ये मसला ही ना होता, आज हम ये बात ही ना कर रहे होते। ये असल में बात देखें, मैंने जो बाइडेन का एक देखा है पुराना वीडियो जो आई थिंक 1985 में है। उन्होंने कहा है कि हमें इसराइल जो है हर हालत पे हमें अपने इंटरेस्ट के लिए चाहिए, अगर ना होता तो हमको बनाना पड़ता। अमेरिकन पॉलिसी कुछ यूं ही चलती है कि वो ऑयल के इलाके में ये एक ऐसी स्टेट चाहते हैं जहां जब वो चाहें आके तो उस इलाके में जो वो उनके इंटरेस्ट हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। डॉक्टर साहब अरबों के साथ उनके कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं बन सका, उसको तो वो वो बन अपना नहीं हिस्सा, सका ना अरबों के साथ। अपने जिस्म का हिस्सा समझते हैं, जिस तरह दस्तो बाजू है वो तो उनका वजूद का हिस्सा है ना, आप समझे, तो वो उसको कटना कैसे कबूल इज़राइल, करें। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो डॉक्टर साहब इसका ये हमें ऐसे ही पायदार है, हल ये के ऐसे लिए देखिए, मेरी आपसे मैं चाहता हूँ, आप माशाल्लाह इतने मुहक्कक हैं और इतनी इंटरनेशनल अप्रोच है आपकी। फलस्तीनियों के बारे में हम मुसलमान इस तरह क्यों नहीं सोच लेते कि भाई जॉर्डन है वो भी तो एक तरह का फलस्तीन ही है, और वो सारी किंगडम जितनी है वो इसी इलाके में है जो तारीखी तौर पे इसी, और वो मुस्लिम भी हैं और वो अरब भी हैं। इस तरह इजिप्ट है, उसका इतना पड़ा हुआ सिनाई का खिता जो दे के यहूदी पछता रहे होंगे कि वो चिकनी बातों में आ गए, ये सारा कुछ दे के तो इनको सारी शिफ्टिंग हो सकती थी, इस तरह सेटिंग हो सकती थी। क्योंकि अगर आबादी को देखा जाए इकट्ठे बनाने की, तो वो भी बाकी बच्चे पैदा करने का मसला आ जाएगा। अगर टू स्टेट हो तो वो एक सरपटोल शुरू हो जाएगी। तो आखिरी हाल तो यही दिखता है। आप फरमाएं इस पे। क्या ये वाला कि आपका आखिरी ये हाल कि क्या है? अपने मुसलमान भाइयों से मिल सकते हैं, वो अरब भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्या मजायका है, उनसे नफरत क्यों है? मसलन इजिप्ट में बहुत जगह, वाफर जगह मौजूद है, सीना का इलाका भी मौजूद है, इसी तरह जॉर्डन वो तो है ही नहीं, फलस्तीन का लेकिन इलाका। फिर आप इनको लेकिन फिर कंपनसेशन दे, आप जो पैसा एक दें। आपके घर की कीमत मसलन 10 लाख लगती है, कोई 20 लाख दे दे तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह भाई मैं और जगह बना ले, तो मुझे 10 करोड़ की बजाय 20 करोड़ मिल रहा है। बट ये अब हल इसके अंदर इट्स गॉन टू फार कि ये अप्लाई हो सके। और एक और बात है, क्या ये आप चाहते हैं कि कोई बाहर से आके आपको घर से निकाल दे और आपका वुड यू नहीं, बी विलिंग टू डू दैट? नहीं डॉक्टर नहीं, साहब, ये ऐसे जबर ये साइकोलॉजी नहीं होती। मैं माफी चाहता हूँ, ये मैं जबरी बात नहीं कर रहा, मैं तो वॉलंटरी खुशी की बात है। अगर अगर कोई खुशी से जो जाना चाहे तो ये जबरन तो तो किसी को हाँ, उसके इलाके से नहीं निकाला जा सकता। तो लगता तो यही है कि वो नहीं जाना चाहते, तो फिर हम ये आर्गुमेंट नहीं ना दे सकते। यही बर्बादी डानी है, सुकून करें वो, उनको नहीं, भी अब सुकून क्या करने दें। देखें, असल में आप ये भी देखें ना, ये यूरोपियंस ने आके अमेरिका के लोगों को बिल्कुल निस्तो नबूद कर दिया जो वहाँ रहते थे। और वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स बना, वहाँ पे कनाडा बना, वहाँ पे अर्जेंटीना बना। वो जो अपने लोग वहाँ के थे वो दे आर नोवेयर टू अच्छा, बी मेंशन्ड। ये डॉक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया भी, अहम बात मुझे एक ऑस्ट्रेलिया, बताएं, एक अहम बात बताएं, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट जो है ये शुरू दिन से रही है प्रो पीएलओ पैलेस्टाइन। जी, जी, जी। ये आप नेहरू पंडित पंडित जी से ले लें, मोहतरमा श्रीमती इंदिरा गांधी को ले लें, कांग्रेस की जब तक, अब उन्होंने पहली दफा खुल खिला के अपनी पॉलिसी बदली है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं और बीजेपी है, वो उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर मुसलमान वोट को इग्नोर करके तो हिंदू वोट कंसोलिडेट किया है। और वो हिंदू वोट जो है वो मुसलमानों की एक तरह की जो तज़ाद बनाया उन्होंने कि मुसलमान यहाँ से बाहर से आए हुए हैं, हिंदू यहाँ पे जेन्युइन लोग हैं, ये इस किस्म की सोच जो है। उसके बाद इसराइल के साथ उनकी दोस्ती हो गई है। हालांकि जो आरएसएस के फाउंडर थे, एक गोवलकर, उनका मैंने कोट किया अपनी जिनाली किताब में। 1938 और 39 में उनकी जो राइटिंग्स है उसमें तो वो ये कहते हैं कि हमें ये जर्मन से सीखना चाहिए कि अनवांटेड माइनॉरिटीज़ का क्या किस तरह निकाला जाता है। तो यानी कि यहूदियों के मतलब वहाँ पे वो हिटलर के साथ खड़े हुए हैं उस ज़माने में। जी जी। लेकिन लेकिन दुनिया बदल गई, पंडित जी चले गए, महात्मा गांधी इज़ नो मोर, वो सियासत ही इंडिया की बदल गई है नहीं और लेकिन उसमें डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का बड़ा रोल है।
एक तो हमने 47 में अगर इसराइल वहाँ पे बना है तो यहाँ पाकिस्तान पहले बन चुका था मज़हब की बुनियाद पे। हमने यहाँ के हिंदुओं, सिखों के साथ जो किया, वो भी इंडिया की मेमोरी में था, जो कांग्रेस की हुकूमतें उस पे ज़िक्र नहीं थी करती। बाद में हमने टेररिज्म करवाई अफ़गान जिहाद के दौरान, बॉम्बे के अंदर अटैक कराया, तो अब वो नफ़रत हो चुकी है पैदा मुसलमानों के साथ, और इसके यानी पाकिस्तान के खिलाफ कहना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, आप इसकी तो बजाय ये नहीं कह सकते कि देखा जाए तो ये मोदी की या बीजेपी की अप्रोच इस लिहाज से सही है, भाई वो टेररिज्म के खिलाफ है, किसी शक्ल में आए, किसी धड़े से आए, कहीं से भी आए, टेररिस्ट को काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। अगर फलस्तीनी टेररिज्म करके आएंगे तो कैसे उनकी फेवर करें वो बेचारे। नहीं, फेवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको कंडेम ही करना चाहिए। लेकिन ये समझना भी चाहिए कि ये इस किस्म की हरकतें क्यों होती हैं। यानी वो जो गाज़ा के अंदर लोग रहते थे, वो आज़ाद तो नहीं थे भैया, ये भी आप मानो। उनको काम करने के लिए वो इतनी दीवारें उन्होंने बनाई हुई हैं, परमिट लेके आना पड़ता था, शाम होने से पहले वापस जाना पड़ता था। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके डेविड कैमरन की अपनी ज़ुबान अपने है कि गाज़ा इज़ एन ओपन एयर प्रिज़न। तो ये अपना जो ऐसा वो इज़राइल ने ठीक है, जिस तरीके। हाँ, अवाम का हाँ असल जी। मसला नहीं होता, जो मुसीबत ये होती है जो उन पर मुसल्लत हो जाते हैं ना, ये जंगजू लोग, मिलिटेंट वो। जी, अब जी, देखिए मेरी बिल बात सुनिए, पाकिस्तानी अवाम की वो थिंकिंग नहीं है जो हमारे ऊपर ताकतवर बैठे हैं, क्या फैसले हमारे अवाम कर रहे हैं। तो जब उधर भी वो नहीं, बात स ताकत ये बा आई हाँ, उसमें ताकतवर आपकी ऊपर मेरी बैठ गए कोई। हैं, मुसल्लत हो जी, जाते हैं ये लोग। जी, ठीक है। और हमास जो है मुसल्लत ही हो गई ना। देखें वो हाँ, उन्होंने 60 लाख पंफलेट फेंके कि ये जगह छोड़ दो, हमने टेररिस्टों को, उनकी सुरंगें हैं, हॉस्पिटल के नीचे भी सुरंगें बनी हुई हैं और वहां असला बरूद रखा हुआ है हॉस्पिटल के नीचे सुरंगें बना के। लेकिन हमास ने कहा कि नहीं, ये इलाका नहीं छोड़ो, अवाम, अपने अवाम को मारा कि तुम क्यों छोड़ते हो, क्योंकि तुम्हारी आड़ में तो हमने लड़ना है। दोनों तरफ से अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, जिसको हमें, आपको और मुझे कंडेम करना चाहिए। बहुत दुःख की बात है। क्यों जी? अच्छा हाँ। डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे और बताएं, ये बड़ी मुझे दिलचस्प लगती है, क्योंकि जब से मैं पैदा बच्चा छोटा सा था मैं सुनता हूँ मस्जिद में जब भी मैं नमाज पढ़ने जाता था, मौलवी साहब हाथ उठा के कहते थे, या अल्लाह, कश्मीर ते फलस्तीन ते मुसलमानों की मदद फरमा और इनके दुश्मनों का बेड़ा गर्क कर दे, तबाह कर दे, जहन्नम रसीद कर दे, कि खुदा बंदा तबाह कर दे, इसराइल को भी तबाह कर दे, क्योंकि हमारा मसला कश्मीर और फलस्तीन जो है ये हल नहीं कर रहे। तो ये नफरत की वजह से मुझे, अखबार में लिखता हूँ तो मेरी चीजें काट देते हैं, कहीं बोलता हूँ तो मुझे धिक्कार दिया जाता है, मैं सारी जिंदगी से लानतें सुन रहा हूँ, मेरे सीने के अंदर कितने दुख हैं जो मैंने इस वजह से सहे हैं कि सच मैं कह ही नहीं सकता। आपको मैं ऐसे देखता हूँ जैसे एक आइडियल जगह पे बैठी हुई शख्सियत, तो मुझे मेरे दुखों का कुछ मुदावत बताएं, दारू को सोच मेरी भी परेशान नगरी का। मुझे तो बल्कि ये कहना चाहिए कि आप जैसे लोग जो वहाँ रह के हिम्मत करते हैं बात करने की, आप लोगों की इज़्ज़त ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप हर रोज़ हर ये एग्रेशन को, इनकी नफ़रत को, आपकी बात सही है। ये मैं भी बच सुनते ही आया हूँ, कश्मीर और फ़लस्तीन और पता नहीं क्या-क्या। अगर मौलवियों की ये बददुआओं से कुछ दुनिया बदलती होती तो बहुत पहले ना बदल गई होती। तो ये इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इनके पास कुछ भी नहीं है दुनिया को देने के लिए। इनको आप इग्नोर ही कर सकें, इतनी सारी उम्र आपने की है और भी करते जाएँ। ये पाकिस्तान बना ही इसी एक नेगेटिव सोच की बुनियाद पे है। इन मौलवियों का उसमें बहुत रोल था। जिन्ना साहब ने इनको खुली छुट्टी दी थी, ये जितना बरेलवी मौलवी है और पीर शीर, उन्होंने 45 के इलेक्शन कैंपेन में और कोई कार्ड इस्तेमाल ही नहीं किया सिवाय मज़हब के, हिंदुओं के खिलाफ, बाद में सिखों के खिलाफ उसे नफ़रत। अब जब वहाँ यहाँ से चले गए वो, तो फिर भी नफ़रत की आदत तो नहीं ना जाती। अपने अंदर मुसलमानों के साथ नफ़रतों के दरवाज़े खुले हुए हैं। आप मौलवियों की बातें सुन लें, वीडियो पे और ये टीवी पे, ये अपना सो वो क्या कहते हैं यार, सोशल मीडिया पे, तो वो एक दूसरे पे लानत ही डाल रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, तो आप ये एक कोई दूसरे पे चलो शौक से डालें, वो हम पे भी बड़ी ज्यादा डालते हैं। नहीं, क्योंकि आप अकल की बात करते हैं और अकल के वो दुश्मन है यार। ये तो कोई, ये इट्स नॉट सरप्राइजिंग। हाँ, डॉक्टर लेकिन साहब, ये अकल के दुश्मन हैं, सारा कुछ है, लेकिन अपने इंटरेस्ट में वो काम करते हैं जहाँ से उनको फ़ायदे पहुँचते हों। तो ये नहीं कि वो बेवकूफ़ हैं।
नहीं नहीं, वो वो तंग ताकत, नजर हैं। फौजियों की गलत बातें भी होती है तो उनको वो कुछ नहीं कहते, कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, मजबूर बिल्कुल सही है। मसलन मसलन बार बार लोगों ने पूछा इनसे कि भाई आप मुसलमानों का दुख करते हैं फ़लस्तीन में और ये कश्मीर में, वो गैर मुसलमानों को तो चाइना ने बिल्कुल इतनी सही बात है। रिस्ट्रिक्शंस लाई हैं कि दूर से भी इंडिया ने कभी हिम्मत नहीं की, ना इसराइल ने की है। सही बात। अक्सा मस्जिद भी है, बाकी मस्जिदें भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन वहाँ पे तो उन्होंने जो चाहा है चाइना ने कर दिया है। वो क्योंकि इन्हें पालते हैं तो वहाँ पे ये चुप है, ये जमात इस्लामी भी। तो ये चलता है यार। अच्छा ये मौलवी हमेशा डॉक्टर से साहब एक दुख और सुनाऊं। मैंने एक दिन आर्टिकल लिखा कि चाइना में जो मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है, बर्बादी हो रही है, उन पे ये बंदिशें हैं, मजहब की, इंसानियत के खिलाफ हैं। मैं सारी तफसील पेश की जो वहाँ सिंकियांग में और ये जो हो रहा है। तो हमारे अखबार वालों ने ये इतना दुख हुआ जब छपा तो वो सिंकियांग की जगह कश्मीर लिख दिया और चाइना की जगह इंडिया लिख दिया। और सारा आर्टिकल आप बताएं उसके बाद क्या उसके पल्ले रह गया। मैं कसम उठाता हूं डॉक्टर साहब, अगर कश्मीर का मसला हल भी हो जाता, हमारी नफरतें इतनी ज्यादा हैं कि वो जू की तू ही रहनी थी, खत्म नहीं हो सकनी थी। ये बात सही है। और ये शायद बीजेपी वालों को समझ आ गई है, कांग्रेस वाले शरीफ लोग थे उन्हें समझ नहीं आई। अब वो इन्हीं की जुबान में इनके साथ ट्रीट करते हैं, तो ये वो है ना, अब ये ठंडे हो गए हुए हैं।